देखें अगला पॉइंट, भौतिक साक्ष्यों से उन्नत आवासीय संरचना की जानकारी नहीं मिलती है। उन्नत आवासीय संरचना की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, नहीं मिलती है। संभवतः मिट्टी एवं लकड़ी के घरों में रहते होंगे। देखो, जब जीवन में अस्थायित्व नहीं होता है तो कोई बहुत पक्का घर तो बना के रहेगा नहीं। मजबूत सा घर बना ले, 100 साल रहना है हमें। आज लोग घर बनाते तो सोचते हैं कि भाई आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करेगी, भरोसा है कि आगे भी सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। जब जगह बदलना है तो वो बहुत वैसा अस्थायी आवास बनाकर क्या करेंगे उसका। ठीक है, तो कोई बहुत ऐसा अनुमान लगाया गया, इसलिए कोई प्रमाण भी नहीं मिलते हैं। जो BRW का मैंने उल्लेख किया था ना, ब्लैक एंड रेड वेयर, जितनी भी संरचनाएं मिलती है ना, उन सब के आधार पर अनुमान है कि हाँ ये बहुत लंबे समय तक नहीं रही होंगी। ठीक है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। आगे लिखें आप कि विवाह संस्कार का प्रचलन जो आज का जो विवाह का तौर तरीका है हिंदू समाज में, उसका प्रचलन था। ठीक है, जो वधू के द्वारा वर पक्ष का चयन करना है ना, और जो मंत्रोच्चारण के साथ विवाह जो होते थे, है ना, उन सब का उल्लेख हमें मतलब, तो विवाह संस्कार का प्रचलन था। कॉमा लेकर इसी में लिखें, अंतिम संस्कार के रूप में दाह संस्कार का भी उल्लेख अंतिम संस्कार के रूप में दाह संस्कार का भी उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप, गुरुकुल शिक्षा एवं मौखिक शिक्षा का उल्लेख। गुरुकुल शिक्षा एवं मौखिक शिक्षा का उल्लेख। ठीक है, जैसे गुरु छात्रों को मतलब उसी समाज में थोड़ा हट करके, जहां आबादी रह रही है उससे हट करके शिक्षा के बारे में, जो शिक्षा देने वाले हैं वो थोड़ा अलग शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, गुरु बोलते थे, और छात्र जो हैं, ठीक है, शिक्षा में चरित्र पे, अनुशासन पे, व्यक्तित्व के विकास पे ओवरऑल बल होता था। मतलब भौतिक विकास कह रहे हैं, शारीरिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, नैतिक शिक्षा भी हो, मतलब इन सब चीजों पे बल होता था शिक्षा में। ठीक है, मौखिक परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। और जब सोसाइटी की बात करते हैं हम, तो इसमें हम थोड़ा धर्म वगैरह की भी बात कर सकते हैं, लेकिन धर्म की बात हम अलग से करेंगे हम। तो ऋग्वेदिक समाज के बारे में क्या तस्वीर बनती है ऋग्वेद से? क्लियर सभी को? क्या क्या बताया हमने, एक बार देखिए जरा शुरू से समाज के बारे में। पहला पॉइंट, विभिन्न वर्गों की जानकारी। क्लियर? दूसरा पॉइंट, आर्यों और अनार्यों के बीच मतभेद की जानकारी। तीसरा, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, लेकिन वो विभाजन का आधार नहीं रहा होगा। चौथा, दासों एवं दासियों का भी उल्लेख। पांचवा, परिवार और पितृसत्तात्मक। छठा, महिलाओं की दशा कैसी रही होगी। फिर खान पान, मनोरंजन, आवासीय संरचना, शिक्षा, ये सब जो बातें होती सोसाइटी में। स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना सभी को? एंशिएंट हिस्ट्री में यही रोल होता है। एक बार तरीका समझ लेंगे, अच्छा अगले काल में इसमें क्या बदलाव आया, ये पर्पस से आप पढ़िए केवल। आप उत्तर वैदिक काल में किन किन वर्गों की जानकारी मिलती है और किस प्रकार भेदभाव की, महिलाओं की दशा में क्या परिवर्तन हुआ, खान पान में क्या परिवर्तन हुआ, आवासीय संरचना में,
इस मकसद से पढ़ना शुरू करेंगे आप तो कोई भी किताब को समझ ले जाएंगे आप। जो चेंजेस हुआ वही काम की बात है आपके लिए अगले काल में। तो एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, उसी स्ट्रक्चर पे आपको पढ़ना होता है, लिखना होता है। ठीक है, अब लिखिए उत्तर वैदिक कालीन समाज। उत्तर वैदिक कालीन समाज, ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन समाज। देखिए इस काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था को माना गया है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना। वर्ण व्यवस्था को माना गया है। देखिए 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, चारों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। चारों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण का कार्य उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ, कौमा अध्ययन अध्यापन, कौमा देकर लिखेंगे आप। क्षत्रियों का युद्ध रक्षा, ठीक है। वैश्यों का कृषि, पशुपालन, व्यापार, तथा शूद्रों का विभिन्न प्रकार के शिल्प, सेवा संबंधी कार्य तथा सेवा संबंधी कार्य। ठीक है, क्योंकि पहली बार उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक साहित्य में, तो हमें 4 वर्ण कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं, ये हमें थोड़ा जानना पड़ता है। आगे लिखें आप इसी के बारे में। लिखिए, वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, ना कि जन्म। कर्म था, ना कि जन्म। इसी में लिखे, सैद्धांतिक तौर पर विभिन्न व्यवसायों के बीच विभिन्न व्यवसायों के बीच भेदभाव का प्रचलन नहीं। विभिन्न व्यवसायों के बीच भेदभाव का प्रचलन नहीं। जैसे जो जो काम कर रहा है
कोई बड़ा काम नहीं है, कोई छोटा काम नहीं है, मतलब ये इसका सैद्धांतिक पहलू माना गया है। ऐसा है कि समाज में जो काम दिखाई पड़ रहे हैं, मोटे तौर पे 4 भागों में उन कामों को बांट दिया गया, ठीक है। अब मान लो काम यदि 4000 हो जाएंगे तो उसका विभाजन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा जो मोटे तौर पे भूमिका दिखाई पड़ रही समाज में, एक लड़ने का काम है। जैसा हमने बताया कि एक राजा कितना लड़ेगा, धीरे धीरे राजा के साथ लड़ने वाले उसकी टीम बन जाती होगी, समाज के ही लोग जो होते होंगे मजबूत थोड़े, क्योंकि वो लड़ने का काम कर रहे हैं तो वो पता चला कि वो उसी हिसाब से खान पान भी हो गया होगा उनका, और उसी हिसाब से वो शारीरिक व्यायाम वगैरह भी करते होंगे, कसरत भी करते होंगे ताकि वो मजबूत रहें, तो इससे लड़ पाए। धीरे धीरे वो एक अलग वर्ग, चूंकि शारीरिक रूप से मजबूत है तो दूसरा वैसे ही डर जाएगा उससे। शारीरिक रूप से कोई मजबूत रहता है तो एक स्वाभाविक सा होता है। आप देखते नहीं जानवर वगैरह जंगलों में भी देखिए आप, इंसानों में भी सब मामले में ज्यादा अंतर थोड़ी है। जो मजबूत है वो कमजोर को डाल, बहुत स्वाभाविक सी बात है। पहले पूरी बात मुझे कर लेने दो, फिर मैं तुम्हारी बात लूंगा, ठीक है। क्योंकि ना ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है, इसको समझ लें हम तो यहां जो बेसिस की मैं बात कर रहा हूं कि ये जो बंटवारा हुआ है ऋग्वैदिक काल में ही कहीं ना कहीं कार्यों का बंटवारा तो दिख ही रहा था हमें। अब जब जीवन में थोड़ा स्थायित्व हुआ, उत्पादन थोड़ा अधिक होने लगा, तो जो समाज का विशेष वर्ग था, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो एक पूजा पाठ कराने का काम, सलाह देने का काम, जो दिमाग से तेज होते हैं वो भी और बहुत तेज होते हैं। दिमाग से तेज होने का मतलब ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण, इसलिए उसे ब्राह्मण कहा जा रहा है। जिसके पास दिमाग होता है वो बहुत सारे पहलवानों को नचा लेता है। व्यवहारिक जीवन में देखेंगे आप, समझ में आ रही है बात सभी को ना। दिमाग वाले की बड़ी अहमियत है। आज भी एडवाइजर जो सरकार वगैरह जो चलते हैं, चुनाव होते हैं, उसमें कुछ लोग दिमाग वाले, जैसे किसी कुछ लोगों को चाणक्य कहा जाता है। आप देखेंगे, आप एक आदरणीय मंत्री हैं हमारे, ठीक है ना, वर्तमान सरकार में, उनको लोग चाणक्य कहते हैं, मतलब कि भाई बुद्धि बहुत है, रणनीति बहुत है उनके पास, ठीक है ना, ठीक है। तो दिमाग वालों की भी अपनी अहमियत होती है हर जगह। तो सलाह का बहुत रोल होता है ना, मतलब भाई बहुत सारी बातों में सलाह ही तो मैं दे रहा हूं आपको, मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको सलाह ही तो दे रहा हूं, मैं आपको एडवाइस ही तो कर रहा हूं, ठीक है। तो धीरे धीरे चूंकि उसका भी विशेष महत्व था, तो आप देखेंगे आगे तक आते आते जब थोड़ा जरूरत से ज्यादा उत्पादन होने लगा, तो जो विशेष वर्ण था, पूजा पाठ, अध्ययन अध्यापन कराने वाला सलाहकार के रूप में, उसे लगा कि भाई हमारी ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तो उसको भी ये कह दिया कि भाई ये वर्ण यानी व्यवसाय का चयन। कबीले के लोग, जो समाज के लोग मेहनत कर रहे थे उनमें, ठीक है, उनमें जो समाज में जो सबसे कमजोर थे, कमजोर करने का मतलब शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से, सब कोई एक समान ही था जो जानकारी मिलती है। कमजोर लोगों के अलग कार्यों को कैटेगराइज कर दिया, भाई तुम्हारा ये काम है। और एक ही साथ समाज एक ही है, उसी में बंटवारा हो रहा है। तो जो बुद्धि वाले लोग हैं वो अपने लिए अलग व्यवस्था धीरे धीरे बना रहे हैं। वो अब एक जगह बना रहे हैं, 2 जगह बना रहे हैं, ऐसा कोई दैवीय व्यवस्था तो है नहीं कि एक साथ पूरे हिंदुस्तान में बन गया व्यवस्था। ये जानकारी ही हमें कुछ क्षेत्रों के बारे में, उत्तर वैदिक काल का मतलब क्या, कुछ क्षेत्रों की जानकारी। ये थोड़ी कि मध्य प्रदेश में भी यही था, आंध्र प्रदेश में भी यही था, महाराष्ट्र में भी यही था, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी यही व्यवस्था थी। उस समय ऐसा नहीं था, हमें तो कोई जानकारी नहीं उनके बारे में, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम उभरकर सामने आया, इसके बारे में कहा गया कि ये कर्म के आधार पर विभाजन है। एक ही परिवार में जो व्यक्ति जो कर्म अपना ले, 4 भाई हैं, एक दिमाग वाला है तो वो पुरोहित बन गया, एक शरीर से मजबूत है तो वो लड़ने वाला आ गया उसमें, एक मेहनती है थोड़ा बहुत अपना तो खेती पशुपालन कर रहा है, एक थोड़ा कमजोर है तो कुछ शिल्प संबंधी काम या सेवा संबंधी कार्य कर रहा है। सैद्धांतिक पक्ष इसका यह है कि कार्यों में कोई भेदभाव नहीं, चारों भाई साथ रहिए आप।
बट आप देखोगे स्वभाव में ऐसा होता है कि जो शारीरिक रूप से मजबूत है वो दूसरों को दबाकर, जो बुद्धि से चालाक है वो दूसरे को, ये मानव स्वभाव का हिस्सा होता है। तो धीरे धीरे उसी समाज में जब जीवन में अस्थायित्व आया और अधिक उत्पादन होने लगा, तो ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे वर्ण ने अपने लिए विशेष व्यवस्था का, ठीक है, जैसे ब्राह्मण ने उसे दैवीय रूप देना शुरू कर दिया, भाई सब ये ईश्वरीय हैं, ब्रह्मा, जैसे कहा कि ऋग्वेद में इसका है मतलब है, ठीक है ना, और वेदों को बड़ा महत्व दिया जाता था उस समय भी, और कहा गया कि ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है इसकी, मतलब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ठीक है, भुजाओं से क्षत्रिय, ऐसे करके मतलब दैवीय उत्पत्ति की बात की गई, यानी आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। आप जब कहा ही जा रहा है कि भाई आपको गुरुओं की बात माननी है, ट्रेन इसी बात की आपको बात माननी है, तो धीरे धीरे लोगों ने उस बात को मानना शुरू कर दिया धार्मिक आधार पर। यदि विरोध करेंगे हम तो पाप के भागी बनेंगे हम, और यदि आप विरोध करेंगे अब तो एक वर्ग ऐसा आप ही के बीच में से मजबूत हो गया जो आपको जबरन मानने के लिए बाध्य। बात समझ में आ रही सभी को? जो इसकी एक सामान्य व्याख्या की जाती है इसकी उत्पत्ति की, आर्थिक परिस्थितियों को जोड़कर, वो ऐसे ही की जाती है। इसी का धीरे धीरे समाज में प्रसार होता 100, 200, 500, 700, 800 वर्षों में। और ऐसा भी नहीं है कि जब आप बनाते होंगे तो इसका विरोध नहीं होता होगा, क्योंकि जो पढ़ने पढ़ाने वाला वर्ग है वही इस व्यवस्था में सबसे ऊपर है, ब्राह्मण। तो जो किताबें वगैरह भी हैं वही लिख रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, तो उनका दृष्टिकोण तो हमें ठीक से पता चल जाता है। बट जिसने विरोध किया उसका दृष्टिकोण हमें पता। आ रही बात समझ में? तो ये इसका प्रसार ग्रेजुअली होता गया होगा। ये एकाएक कोई ऐसा नहीं कि दिव्य चीजें आ गई और पूरे हिंदुस्तान में मतलब कोई ईश्वर की विशेष कृपा थी कि चारों वर्ण आ गए, दुनिया में कहीं वर्ण गया ही नहीं। हर समाज में अपने तरीके से विभाजन होता है। दुनिया के हर समाज में जब संपत्ति की अवधारणा आई है तो वहां किसी न किसी रूप में विभाजन दिखा है, चाहे वो ईरान का हो, इराक का हो, चीन का हो, हर जगह सोसाइटी के अध्ययन में देखा गया है। यहां पर यह वर्ण व्यवस्था के रूप में अब वैदिक काल में ही कई ग्रंथ ऐसे हैं, क्योंकि वैदिक काल में बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें हमें भेदभाव के भी संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जिसे कहा गया कि शूद्र जो है उपनयन संस्कार के अधिकारी नहीं है। एक तो कमजोर व्यक्ति को कर दिया गया, फिर आपने कहा शिक्षा ही उसे। तो बेसिकली जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर, देखो ये तो प्राकृतिक चीज है ना, ठीक है, तो उसको कमजोर कहा भाई इनको शिक्षा देने की जरूरत। जब आप जो भी शिक्षा है उससे वंचित करोगे तो आप कहीं ना कहीं उसकी तर्क वाली क्षमता, उससे भी आप उसे वंचित करोगे, और बार बार बताओगे आप कमजोर हो तो फिर कमजोर बनाकर रखने की। तो ये समाज एक ही समाज है, एक ही तरह के लोग हैं, उसी में सैकड़ों सालों में इस तरह की व्यवस्था धीरे धीरे बनी। कमजोर को कमजोर बनाए रखने का एक धार्मिक आधार तैयार किया जाने लगा और एक राजनीतिक आधार तैयार किया जाने लगा, ठीक है, और फिर भाई इसे कमजोर ही रखना है वाली बात होगी, है ना, तो शिक्षा नहीं दिया जाएगा उसे, है ना। अब यही व्यवस्था, जैसे मान लो अब खेती भी हो रही है, पशुपालन भी हो रहा है, राजा अपनी मर्जी से उठेगा, वो युद्ध संबंधी शिक्षा लेगा, बेहतर खान पान, बेहतर तरीके से रह रहा है, सुरक्षा में 10-5 लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उसे लूट कर ले आ रहा है वो, या दबाव दे रहा तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें बचा रहा हूं मैं, रक्षा के नाम पर ले रहा हो या डरा के ले रहा हो। तो ये जीवन ज्यादा अच्छा है राधा कि चलो हम थोड़ा पशु चलाने चलते हैं। एक सलाह देने का काम कर रहा है, पठन पाठन का काम कर रहा है, उसे भी दान दक्षिणा मिल जा रहे हैं पूजा पाठ के रूप में। नहीं दोगे तो व्यवस्था बनाने के लिए राजा है, नहीं तो धर्म का डर है, ठीक है। तो ये जीवन धीरे धीरे, अब जब जीवन में जो प्रभावी लोग हैं, जब सुविधाओं का उपभोग इस तरह से करना शुरू किया, तो ऑब्वियस है वो चाहेंगे कि स्वाभाविक होता है कि भाई मेरे बच्चे भी इन सुविधाओं का, ये मानव स्वभाव है।
हम में से कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि आप अभी उस फेज में नहीं आए हैं, या ठीक है मैं भी बहुत गंभीरता से भी उस फेज में नहीं आया हूं, बट आ गया हूं, है ना, वैवाहिक जीवन वाले फेज में हूं, है ना, क्योंकि अपने बच्चों के लिए मतलब सारी, ठीक है, मतलब वो तो तभी होगा ना जब वंशानुगत बना दोगे इसको आप। जब जो बच्चा बड़ा होगा, ठीक है, मतलब जैसे लगातार पढ़ने पढ़ाने की परंपरा है घर में, तो जो बच्चा बड़ा होगा तो उसमें वो कुछ कुछ गुण स्वाभाविक आने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर के घर में जो बच्चा होता है 50-100 दवाइयां वैसे ही जानता रहता है वो। वकील के घर में जो बच्चा होता है 50-100 कानून के तौर तरीके वैसे ही जानता रहता है वो। पुलिस वाले को पता होता है बच्चे को गाली कैसे देनी है, कब देनी है, कहां देनी है, ठीक है, किसको धमकाना है ना। तो वैसे ही जो बच्चा आएगा वो माता पिता भी तो उसको वंशानुगत, ठीक है, वैदिक साहित्य में जो मोटे तौर पे इसका उल्लेख है वो वंशानुगत उल्लेख नहीं है वर्ण का, बट ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम बहुत पीछे न जाएं तो हम आज भी देख सकते हैं जो तथाकथित जिन्हें उच्च वर्ण माना गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय, चलो वो अपनी जगह है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। वो एक समाज के एक दौर में वो प्रक्रिया उभरी। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में धीरे धीरे पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, ऐसा भी नहीं कि इसी फॉर्म में गई है, इतने सारे अनुसंधान नहीं है हमारे पास। स्थानीय तत्वों के साथ साथ उसमें चेंजेस भी होंगे। तो जातिगत रूप, चूंकि जन्म आधारित बना दिया गया इसे, तो वैदिक साहित्य में जन्म आधारित कहा नहीं गया, इसलिए कहा गया कि कोई समस्या नहीं है। यहीं पे गांधी जी कहते थे कि वर्ण जैसे शब्दों से कोई आपत्ति क्या रहनी है, मान लो वेदों में लिखा गया है कोई भी काम करो सब तो ईश्वरीय कार्य है, सब कार्य जो है मतलब एक तरह से, बट कहीं ना कहीं मानव ने ही तो भेदभाव किया ना। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि नहीं, वर्ण और जाति एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दयानंद सरस्वती कहते थे वर्ण व्यवस्था में कोई समस्या थोड़ी है, जाति प्रथा और छुआछूत समस्या है जो भेदभाव को बढ़ावा देती है, जन्म आधारित बात करती है। जबकि उत्तर वैदिक साहित्य में ही हमें कहीं ना कहीं एक तरह के भेदभाव हमें दिखाई पड़ते हैं। यहीं पर एक दूसरा पहलू है कि जब व्यक्ति अस्थायी तौर पर रह रहा है तो घर के बाहर या जरूरतों को पूरा करने के लिए कमजोर वर्गों को शूद्र वर्ण के रूप में धीरे धीरे दबाया जा रहा है। घर के भीतर की जरूरतों को कौन पूरा करेगा? तो यहीं पर धीरे धीरे महिलाओं को अधीन रखने के लिए, मतलब यहां पे भी वही दो काम करेंगे फॉर्मूला। एक धर्म के नाम पे कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, कि चार दीवारी के भीतर सेवा कौन करेगा? चार दीवारी के बाहर का तो खाका धीरे धीरे बनने लगा, तो चार दीवारी के भीतर कौन करेगा? तो जैसे जीवन में थोड़ा अस्थायित्व सरप्लस होगा तो प्रभावी वर्गों ने सुख सुविधाओं को, मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने लिए बनाए रखने के लिए घर के भीतर और घर के बाहर इस व्यवस्था को जातिगत रूप, तो यहां जो अधीनता या जो शिकार जिसे आप कह सकते हैं सामाजिक बदलाव का जो शिकार हुए, वो तो समाज के कमजोर वर्ग जिन्हें शूद्र कहा गया, और जो महिलाएं, थोड़े समय के बाद महिलाओं को भी शिक्षा से वंचित, क्योंकि महिलाएं समाज के सभी वर्ग में आ जाएंगे, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की महिलाओं की समस्याएं ज्यादा होंगी इसमें। वैश्य और शूद्र वर्ण की महिलाएं कम से कम आर्थिक आजादी होगी, वो काम करेंगी, उनके बारे में जानकारी का जरिया हो या नजरिया, बट हर दौर में जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वो मेहनत करते आए हैं, और वहां मेहनत में महिलाओं की भी भूमिका होती है। ठीक है, ये भी एक होगा, चारों वर्णों से संबंध होगा इनका। तो आगे चल करके यही बुद्ध काल में जाति के रूप में दिखाई पड़ेगी। जैसा मैं कहता हूं कि इसके लक्षण उत्तर वैदिक काल में ही रहे होंगे, उल्लेख बहुत नहीं मिलता हमें, बट भेदभाव दिखाई पड़ते हैं हमें। जाति का मतलब क्या हो गया? ये जन्म आधारित व्यवस्था हो गई। अब आप व्यवसाय नहीं बदल सकते हो, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में भेदभाव होगा, फिर धीरे धीरे खान पान में भेदभाव होगा, फिर वैवाहिक संबंधों को लेकर होगा, और फिर जैसे जैसे कोई नया काम इजाद होता होगा उसको किसी न किसी वर्ण में शामिल
हर वर्ण के भीतर बहुत सारी जातियां हो जाएंगी। एक ब्राह्मण में कितने तरह के ब्राह्मण होते हैं, ये ब्राह्मण उच्च होता है, ये ब्राह्मण निम्न होता है। हम इधर विवाह नहीं करते हैं, आज भी ऐसा चलता है, हम श्रेष्ठ हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की पूजा पाठ के हिसाब से ब्राह्मणों की कैटेगरी हो जाएगी। कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अंतिम संस्कार में ही आज बुलाए जाते हैं, आज भी। कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अंतिम संस्कार में बुलाए जाते हैं। वैसे ही क्षत्रियों में बहुत सारे 36 कुलों की बात होगी, पूर्व मध्यकाल तक आते आते राजपूतों की बात होनी शुरू हो जाएगी। वैश्य में अनगिनत जातियों की बात होगी, मतलब शूद्रों में अनगिनत जातियों की बात होगी। उसी में एक समय ऐसा आएगा, ये जो भेदभाव घृणा बढ़ता जाएगा, जब छुआछूत का रूप धारण, ये कुछ कार्यों को समाज इतना निकृष्ट बता देगा, जैसे अंतिम संस्कार के कार्य, साफ सफाई के कार्य करने वाले वर्ग को समाज से भाई तुम थोड़ा अलग थलग रहोगे, ठीक है। जब तुम गांव वगैरह में प्रवेश करोगे तो बताओगे तुम गांव में प्रवेश कर रहे हो, तुम्हारी छाया से भी समस्या होगी, मतलब, ठीक है। समाज के द्वारा ही ये तय, जो प्रभावी वर्ग हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि इसका विरोध ना हुआ हो, और संभव ही नहीं कि एक रूप फॉर्म में लागू हुआ होगा कभी। ये तो सैकड़ों हजारों साल में हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में इसका प्रचलन हुआ होगा ना। ये प्रैक्टिकल ही नहीं कि एक जगह से शुरू हुआ और सब जगह फैल जाए वो। तो हर समाज का जो प्रभावी वर्ग होगा उसको लगता है कि हाँ, ये सिस्टम अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए ठीक है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है, राजनीति में आप देखोगे कि बहुत सारे जो समाज के पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ठीक है, जाति के नाम पे तो राजनीति अपने यहां होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जब उनका एक बार उत्थान हो जाता है, राइज अच्छा खासा कर जाते हैं वो, तो अपनी जाति और अपने बीच में वो एक गैप क्रिएट कर लेते हैं। आप देखोगे वो अपने आप को अलग मानने लगते हैं। मंच होगा तो उनके लिए एक अलग कुर्सी होगी, बाकियों के लिए मतलब एक अलग व्यवस्था। जिसका जिसका राइज होता गया, हमने बहुत बहुत एक देखा है हमने कि बहुत समतावादी भाव से वो आगे बढ़ रहे हैं, और जब उनका उत्थान होता है तो अपने आप को अलग। ये सब एग्जाम्पल भी बताता है कि ये मानव स्वभाव का हिस्सा होता है कि हमारी पहचान विशिष्ट रूप में हो और हमें अलग। तो इसी तरीके से ये वर्ण व्यवस्था भी इवॉल्व की, और किसी न किसी रूप में, क्योंकि प्रमाण भी है, उत्तर वैदिक काल में ही भेदभाव था और जातिगत रूप भी आ गए होंगे, लेकिन क्योंकि बुद्ध काल की किताबों में साफ साफ मिलने शुरू हो जाते हैं, तो बुद्ध काल से जाति व्यवस्था की बात, वर्ण और जाति में यही अंतर हो जाता है। इतना ही आपको जानना भी है, बाकी इसकी बहुत सारी व्याख्या में नहीं जानी है आपको। डॉक्टर अंबेडकर जी का दृष्टिकोण और गांधी जी का दृष्टिकोण वो यहीं पे आ जाता है। गांधी जी कहते थे इसके सैद्धांतिक आदर्श की बात करते थे, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि आप आदर्शवादी हैं, ठीक है, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, है ना, ठीक है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या आप देखेंगे। कभी पूछ सकता है आपसे वर्ण व्यवस्था को लेकर के, हमेशा ध्यान रखिएगा एक साथ कभी नहीं लागू होगा। जिन्होंने विरोध किया होगा, आगे चल के हम देखेंगे, जैसे मौर्यों की सत्ता बनती है, मौर्यों को बेशक बाद में कई ग्रंथों में क्षत्रिय कह दिया गया है, बट जैसे आज भी देखा जाए मौर्य बहुत सारे होते हैं हमारे यहाँ समाज में, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे एक बड़े नेता हैं भाजपा के, केशव प्रसाद मौर्य जी, ठीक है, उप मुख्यमंत्री भी थे, मतलब वो, है ना। तो जातिगत पहचान समय के साथ कब किसको किस वर्ग में शामिल किया गया बहुत टफ होता है बताना। चंद्रगुप्त, तो गुप्त वंश की बात की जाती है, वैश्य थे वो, है ना, मतलब तो वैश्य वंश के शासक, मौर्य के रूप में शासक, मतलब अलग अलग वर्ण के शासकों की परंपरा भी। तो ऐसा नहीं कि क्षत्रियों के द्वारा शासन करने की परंपरा है, ऐसा नहीं कि केवल क्षत्रियों के द्वारा ही शासन करने की परंपरा रही है। या फिर या तो उस वर्ण का शासक यदि बनता था तो अपने आप को उसने क्षत्रिय कहलाना, मतलब ताकि हमारी स्वीकार्यता बढ़ जाए, ठीक है। तो इसको ऐसे देखिएगा एक लाइन दो लाइन में कि भाई समय के साथ विभाजन तो था ही, जब जीवन में थोड़ा स्थायित्व आया, अधिशेष उत्पादन हुआ, तो समाज के ताकतवर और बुद्धिजीवी वर्ग ने इस व्यवस्था को वंशानुगत बना लिया ताकि वो
शारीरिक श्रम न करते हुए भी अधिक से अधिक फायदा वो, ठीक है, और महिलाओं को भी इसी प्रक्रिया में अधीन या पराधीन बनाया गया। क्या सवाल है आपका? हाँ, नहीं, धर्म का तो हम वैदिक साहित्य में तो धर्म का ही उल्लेख है। नहीं, वर्ण व्यवस्था जो है उसको कहा जा रहा है ये ईश्वरीय है, दैवीय है, इसको मानना पड़ेगा आपको। जहां देवताओं के साथ सपोर्ट लिया जा रहा है तो धर्म की तो बात है, इसमें धार्मिक आधार दिया जा रहा है उसको। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, ठीक है, ऐसे करके उसका डिवीजन किया जा रहा है ना, धार्मिक आधार दिया गया है उसे धर्म ग्रंथों में। हाँ, किसने? अच्छा, सरकार ने ऐसा क्यों अलग अलग कैटेगरी बना दी? अच्छा, ठीक है, जो ये अलग अलग कैटेगरी बनाई गई, आपका सवाल ये है कि ये माना गया समय के साथ कि सबको हम समान अवसर देंगे, बट समान अवसर तो समान लेवल पे होता है ना, मतलब जिनको हजारों साल से, मतलब ठीक है, मुख्य धारा में अलग थलग रखा गया है, महत्व तो नहीं दिया गया है, तो उनकी पहचान कैसे होगी? मतलब तो उनको पहचान देना ताकि वो भी मुख्य धारा में दौड़ पाए बराबरी के आधार पे, तो ऐसे डिवीजन किया गया इसको, ठीक है। क्या सवाल है आपका? ये कितना प्रतिशत इसको सही माना जाए कि वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है, मेरे लिए मुश्किल काम होगा इसमें परसेंटेज में बांटना। बट मैंने जो बताया आपको उसमें मैं ये बता रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था है ये। जैसे जाति व्यवस्था आज हमारे समाज में तो है ही ना, अभी हम लोग बहुत सुविधा वाले समाज हैं, हम लोग अपने हिसाब से व्याख्या कर लेते हैं, ठीक है। आज समाज में तो जाति व्यवस्था है ही, वर्णों का यदा कदा उल्लेख मिलता है, कभी कभी कहते हैं ना जैसे ब्राह्मण, ऐसे कह देते हैं हम, बट जातियों का तो उल्लेख खूब है ना, हम जातियों में तो आज भी बटे हुए हैं हम। विवाह की बात होती है तो जाति के अंदर ही होती है अधिकांशतः, यस और नो? आईएएस वगैरह बन जाने के बाद जाति टूट जाती है, मतलब समाज के लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अब आप कुछ भी कर सकते हैं, अब आपने चूंकि जाति का नाम रोशन कर दिया है। हमने, मेरे अपने मित्र से लेकर के जूनियर से लेकर के स्टूडेंट्स में भी हमने बहुत सारे देखे, ठीक है। हाँ, ले रहा हूं क्वेश्चन में आपका, ठीक है ना, तो आप बन जाइएगा तो फिर वर्जनाएं टूट जाएंगी वाली, है ना। अभी तो आप इसको ऐसे ही मान लो, आप वर्ण से ही मानो, मैंने यही बताया है। हाँ, मैं ले रहा हूं तुम्हारे सवाल को। हाँ, बोलिए आप। हम्म, 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 किसका, फिर से बताइए आप। हाँ, हाँ, ऋग्वैदिक काल में तुलनात्मक रूप से महिलाओं की स्थिति बेहतर दिखाई पड़ती है। उत्तर वैदिक काल में कुछ गिरावट दिखेंगी हमें, उसके बाद और गिरावट दिखेंगी हमें, गिरावट, है ना। तो उसका रीजन ये है कि जो समाज का प्रभावी और सुविधाभोगी वर्ग था, ठीक है, अपनी सुविधा को बनाए रखने के लिए महिलाओं को पराधीन, तभी तो यही बात हमने बताई ना, जो कमजोर वर्ग जिन्हें शूद्र कहा गया और महिलाएं, ये क्षत्रिय और ब्राह्मण ने जो एक व्यवस्था बननी शुरू हुई, उसी में कमजोर को अधीन रखने की कवायद की गई। पूरी स्टोरी जो हमने बताई एक साथ, उसमें यही बात बताई हमने, ये सबसे बड़ा रीजन है। आप आर्थिक रूप से अपने पैर पे खड़े हो जाइए और देखिए आप, और नहीं खड़े होइए पूरे जीवन में, देखिए आप। पुरानी बात छोड़िए, आप आज की बात मैं कर रहा हूं।
आर्थिक रूप से महिलाएं सक्षम हो, आप देखिए आपका जीवन जीने का अंदाज और तरीका, और निर्भर हो तो देखिए जीवन जीने का अंदाज और तरीका। बस रुक ना, तुम रुक, इसका ना अटका हुआ है, मतलब ठीक है ना, अपना वहीं से, मतलब जहां छोड़ रहा है वहीं से सर उत्तर, ठीक है, क्लियर ना? हाँ, क्योंकि ये एक बार मैं कहता हूं ना, एक बार ये समझना जरूरी है। आज जो आरक्षण दिया जाता है ना, उसका आधार दिया जाता है ऐतिहासिक आधार, सामाजिक आधार। आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहती है ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से आरक्षण, न कि आर्थिक कारणों से। आज मान लो मैं 10,000 रुपए कमाता हूं, ठीक है ना, महीने में, कल किसी कारण हो सकता है मैं 5,000 कमाऊं, ठीक है, ये आधार नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हजारों साल से यदि मुझे वो आधार दिया गया है। बट अब चलो, इस पे तो एक अलग बात है, आरक्षण वगैरह पे मेरा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसको ना कभी भी, जैसे अब होता क्या है ना कि जब आप विकास के मुद्दे से भटक जाते हैं, अब हमने ना इसको राजनीति का मेन बना दिया कि कौन किस जाति के लिए मांग करता है। क्योंकि प्रैक्टिकल ये है कि आप सभी सरकार को शिक्षा पे इतना ध्यान देना चाहिए, एक तरह से अनिवार्य करिए शिक्षा, कम से कम 12वीं तक शिक्षा का स्तर उठाइए। आप कोशिश करिए कि समाज का हर वर्ग शिक्षित हो, रोजगार का अवसर दिखिए। तो ये सब जो एक भेदभाव आपने एक नया समाज में तैयार करी, भेदभाव ही तो है एक तरह का ये भी। अब इसको आप वोट के चक्कर में परमानेंट करते चले जाते हैं। आप एक स्तर लाइए जहां पे इसकी जरूरत ना पड़े। हमारा मकसद क्या था? समाज के उन वर्गों का उत्थान, ठीक है। तो हम और क्या करते हैं, मतलब ठीक है, तो ये राजनीति जो होती है ना, मतलब थोड़ा अपने हिसाब से चीजों को घुमा ले जाती है। ऐसी उम्मीद व्यक्त की गई थी 10 वर्ष 20 वर्ष 10-10 वर्ष करके इसको बढ़ाया जाएगा, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तो सरकार तो बहुत ध्यान दे नहीं पाती है, मतलब देती है बट उतना कहां दे पाती है शिक्षा पे जितना देना चाहिए। शिक्षा पे मुझे लगता है एक पूरा कार्यकाल किसी सरकार को ना शिक्षा पे ही समर्पित कर देना चाहिए। सारे संसाधन को शिक्षा और स्वास्थ्य पे झोंक देना चाहिए। हिंदुस्तान ही बदल जाएगा एकदम, एक नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। कोई सवाल और किसी का था क्या? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। धर्म के ना हर दौर में आप दोनों तरह की चीजों को देखोगे। असल में क्या होता है, जो देखो, जो धर्म ग्रंथ वगैरह हैं, उसमें जो मंत्र हैं, उसमें जो बातें हैं, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज्यादा भेदभाव या थोड़ा बहुत दिखेगा, बहुत नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं दिखता है। उसकी जब व्याख्या शुरू होती है ना, मतलब, तो समस्या पैदा हो जाती है। कभी भी धर्म को लेकर ध्यान रखिएगा, हर दौर में धर्म समाज को व्यवस्थित करने में, एक दिशा देने में, एक सोच देने में योगदान देता है। और धर्म की जो गलत व्याख्या होती है वो कहीं ना कहीं, मतलब, समाज को कमजोर भी कर रहा होता है। हर दौर में धर्म की दोनों भूमिका है। कभी भी ऐसा मत मानिएगा कि धर्म की एक नकारात्मक भूमिका ही होती है। कोई भाईचारा का भाव शिक्षा दे रहा है, ठीक है, सम्मान का भाव, विश्व बंधुता की बात बताई जा रही है, दया, करुणा, प्रेम, मानव सेवा। धर्म क्या होता है, आप देखोगे, एक तरह से उच्चतर मानवीय मूल्यों का ही निचोड़ होता है किसी काल में। बस समय के साथ साथ थोड़ी व्याख्या जो है उसकी विकृत, हमेशा हर दौर में नहीं। जैसे आज भी देखोगे हर धर्म में आप देखोगे बहुत अच्छे रिफॉर्मर आज भी मिलेंगे आपको, प्रचारक, उपदेशक, जो समाज के लोगों को एक रास्ता बताने का काम करते हैं। वैसे लोग भी मिलेंगे आपको जो धर्म का दुरुपयोग कर रहे होते हैं धर्म के नाम पे। आप देखोगे अक्सर कानून, पुलिस वगैरह कार्रवाई करते हुए दिख जाएंगे आपको कि भाई ये फला किस्म के व्यक्ति पाए गए धर्म का दुरुपयोग करते हुए, है ना। तो दोनों तरह की धाराएं आपको दिखेंगी हमेशा, हर युग में दोनों मान के चलिएगा। आज भी हर दौर में हम ऐसे बात करें, हम चूंकि हिंदू बहुल समाज रहा है ये, तो दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे लोग, ठीक है, कबीर, गुरु नानक जैसे, मतलब जो गुरु होते हैं हर दौर में होते हैं, जो अपना काम कर रहे होते हैं। हम आप चूंकि हो सकता है उनसे न जुड़े हुए हों तो हम बहुत नहीं समझ पाते हैं, बट 100-200 साल के बाद पता चला तो देखो कि उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर,
उनके योगदान का आकलन वैसे ही होगा जैसे आज गुरुओं का आकलन होता है। अब हम लोग आगे की प्रक्रिया में बढ़ते हैं जरा, है ना। लिखें आप, तुमको कुछ कहना होगा तो क्लास के बाद कह लेना तुम, ठीक है ना। आगे लिखें आप, है ना। लिखें, हालांकि इस काल में वर्ण के आधार पर कुछ भेदभाव के संकेत मिलने लगते हैं। जैसे शूद्र वर्ण को अंतिम संस्कार से वंचित रखा गया। अंतिम संस्कार नहीं, उपनयन संस्कार कर लीजिएगा। शूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार से वंचित रखा गया, अंतिम काट दीजिएगा। उपनयन बता रहा हूं। ठीक है, उपनयन हो गया शिक्षा धारण करने का अधिकार। शिक्षा शुरू करने के पहले जो संस्कार होता था उसे उपनयन कहते थे, यानी शिक्षा को आप धारण करने, ग्रहण करने, सीखने से आप वंचित कर रहे हैं आप। ठीक है, ऐसे और भी संबोधन में भी अंतर मिलते हैं। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग संबोधन है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण है तो आइए उनके लिए है, क्षत्रिय तो आओ। अंतिम संस्कार में भी अंतर दिखाई पड़ता है। मतलब अंतर कई तरह के हैं, बट ये मेजर एक अंतर है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं कि एक ही साथ बैठ के समाज के सभी वर्ण के लोग खाना, जैसे शूद्र वर्ण के लोग भी एक साथ राजा, क्षत्रिय और ब्राह्मण और सब खाते थे। दूसरे प्रमाण भी मिलते हैं। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा से वंचित रखने का मतलब है कि धीरे धीरे उसके सोचने समझने की क्षमता को आप कमजोर करना। आगे लिखें आप, लिखें, साहित्य में दास एवं दासियों का भी उल्लेख, दासियों का भी उल्लेख, लेकिन साहित्य में दास एवं दासियों का उल्लेख, लेकिन उत्पादन कार्यों में अभी भी लगाए जाने का उल्लेख नहीं मिलता। उत्पादन कार्यों में अभी भी इन्हें लगाए जाने का उल्लेख नहीं मिलता है। कार्य में अभी भी लगाए जाने का, लिखें, कि अगला पॉइंट, परिवार पूर्ववर्ती काल की तरह, परिवार पूर्ववर्ती काल की तरह यानी संयुक्त परिवार ही है, तथा पितृसत्तात्मक भी। तथा पितृसत्तात्मक भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप, खान पान भी पूर्ववर्ती काल की तरह, कॉमा देकर लिखें, आवासीय संरचना में कुछ सुधार के संकेत मिलते हैं। कहीं कहीं पक्की ईंटों के भी प्रमाण मिल जा रहे हैं, कच्ची ईंटों के मकानों के साक्ष्य मिल रहे हैं। मतलब
जब लोग एक जगह रहेंगे तो मकान भी थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश वो करेंगे, है ना। कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी मिल रहे हैं, पक्की ईंटों भी मिल रहे हैं, संकेत मिलते हैं। आगे लिखें आप, मनोरंजन के साधन भी पूर्ववर्ती काल की तरह लिखे, साथ ही अश्वमेध वाजपेयी जैसे यज्ञ, अश्वमेध वाजपेयी जैसे यज्ञ, जैसे यज्ञों से भी अब जैसे मान लो घोड़ा को छोड़ दिया गया तो वो भी एक उत्साह का, मनोरंजन का कारण है। राजा घुड़दौड़ ले रहा है, वो भी एक मनोरंजन का कारण होगा। चलो देखते हैं भाई राजा कैसे, मतलब जैसे आजकल यात्रा निकलती है, मतलब अपने जो बड़े बड़े नेता होते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री वगैरह के, है ना, मतलब तो वह यात्रा निकाली जाती है, मतलब जुलूस चुनाव वगैरह में, या ऐसे भी मतलब आप देखेंगे आप, ठीक है। तो नहीं, लोग उत्सुकता बस देखने चले जाते, चलो देखते हैं। बारात जाती तो कैसे लोग देखने के लिए निकल जाते हैं, बारात जा रही है ना। एक रहता है ना बारात जा रही, तो लोग वैसे अनायास ही उसे देखने लगता है कि बारात जा रही है ना। सबकी बारात जाएगी, ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो ऐसे साधन आपको दिखेंगे, मतलब आगे लिखिए आप, देखिए उत्तर वैदिक साहित्य में गोत्र प्रथा, कौमा आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ मतलब जो काम प्रयास होता है, कर्म, लक्ष्य, तथा बड़ी संख्या में संस्कारों के उल्लेख मिलते हैं। बड़ी संख्या में संस्कारों के उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। इसे में लिखें आप, नोट करके लिखेंगे आप जरा इसको, लिखें 4 प्रकार के आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम, ठीक है। यहां लिख लें आप, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, मैं बता रहा हूं अभी आश्रम के बारे में, समझा रहा हूं आपको। 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है। हम आश्रम व्यवस्था की बात कर रहे हैं आपसे, है ना। आश्रम व्यवस्था के बारे में ही अगला पॉइंट लिखें आप, उत्तर वैदिक साहित्य में प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। एक और पॉइंट लिखें इसके बारे में, आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य था जीवन को एक निश्चित दिशा देना, तथा भौतिक एवं धार्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना।
भौतिक एवं धार्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना। ठीक है, अब जैसे जब जीवन में अस्थायित्व आया तो एक दुविधा होती है ना, जीवन कैसे जिया जाए। तो जो पहला 25 वर्ष माना गया, 100 वर्ष की आयु मानी गई है उस समय, मानी गई तो मतलब आयु होती भी होगी, है ना। ठीक है, आज जैसे उन्नत चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी तब भी बहुतों की आयु बहुत रही है, कम उम्र में भी लोग मारे जाते होंगे, ठीक है ना। औसतन तो आयु बेहतर हुई है पहले की तुलना में आज। पहला 25 साल शिक्षा के लिए माना गया है, ब्रह्मचर्य का माना गया है। आप ज्ञान सीखिए, अच्छे आचरण को, अनुशासन को, ठीक है। आप एक तरह से मतलब लर्निंग फेज माना गया है। और उसके बाद जो दूसरा फेज माना गया गृहस्थ, विवाह के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। गृहस्थ आश्रम के कुछ अपने दायित्व होते हैं, कुछ सारे माने गए वो सब दायित्वों का, है ना, निर्वहन करना होता है। उसमें जो भी सुख सुविधाएं होती हैं जीवन की वो सब। उसके बाद माना गया है गृहस्थ आश्रम के बाद, मतलब 50 वर्ष के बाद माना गया है समाज में कि आप, वैसे तो कहा गया जब बाल पकने लगें और पौत्र का मुंह देख लें तो धीरे धीरे गृहस्थ जीवन से विरक्ति की ओर। अब जैसे बाल पकना वगैरह तो अब तो बहुत कम उम्र में पक जाते हैं, 15, 17, 18 साल में। मतलब जब किसी के पौत्र होते हैं तभी पक जाते हैं, वो अपना पौत्र कब देखेंगे अब, ठीक है ना। तो ऐसे एक चेंज सा दिखेगा आपको। बट कहा गया कि आप धीरे धीरे आप थोड़ा अल्प भोजन लीजिए आप, है ना, और ध्यान वगैरह करिए आप, है ना, पूजा पाठ वगैरह में रुचि लीजिए आप, मतलब भौतिक जीवन से थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को अलग करिए आप। और अंतिम अवस्था मानी गई है पूरी तरह से आप अपने आप को मतलब इन सब से अलग करिए। और मोक्ष के अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, जिस भी रास्ते पे आप चल सकते हैं उस पर चलिए आप, ताकि आपको मोक्ष मिल पाए। कमोबेश देखोगे जीवन एकदम से ऐसे नहीं, बट लोग ऐसे ही जीवन आज भी जीते हैं। ये नहीं कह सकते कि 25 वर्ष वाला सिस्टम लागू होता है आज के रेट में, बट ये जरूर कह सकते हैं कि शिक्षा प्रायोरिटी पे होती है लोगों की पहले। नौकरी मिलते ही, ठीक है, कोई अपने लिए नौकरी नहीं करता है। नौकरी मिलने का मतलब ये होता है कि अब आपको शादी करनी है, यानी नौकरी आपको किसी और के लिए करनी है, लड़का हो या लड़की, ठीक है ना। तो तुरंत गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और वानप्रस्थ और सन्यास एक ही साथ चलता है। जब शरीर थक जाए तो शहरों में टीवी चैनल के आगे आस्था चैनल और इस तरह के चैनल के आगे, या थोड़ा बहुत कुछ है आपकी रुचि वगैरह तो कुछ और एक्सप्लोर कर सकता है इंसान, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह रहता है ना। तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ तो ठीक है, मतलब कमोबेश उसी दिशा में। तो आप समझो ना, उस दौर के जो हमारे बुद्धिजीवी कह लो या मार्गदर्शक कह लो, हर समाज में होते ही, उन्होंने कहा कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो एक तरफ बेहतर चरित्र ज्ञान पे बल, ताकि वही व्यक्ति गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास में अच्छा करेगा। तो शुरुआती दौर जो माना गया वो चरित्र निर्माण का दौर माना गया है। ये एक उन्नत सोच है, ठीक है। यहां आए हैं तो भाई आप भौतिक गतिविधियों में संलग्न तो होना ही पड़ेगा आपको। तो विवाह के साथ जो है मतलब चीजें। तो आश्रम क्या था, जीवन को दिशा, एक बताया कैसे जीवन जीना चाहिए। बदले हुए रूप में कहीं ना कहीं आज भी इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। समझ में आ रही बात सभी को? कोई भी पॉइंट जब हम ले रहे, जैसे वर्ण व्यवस्था किसी न किसी रूप में आज भी दिखता है हमें। जब हम कहते हैं ना विरासत, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो आप। ये पुरुष पे ही एप्लीकेबल था, क्योंकि शिक्षा का तो महिलाओं का अधिकार रोक दिया जाएगा आगे चल करके, है ना। और ये वर्ण पे, भेदभाव पे भी आधारित है, जो मैं बताऊंगा अभी आपको। मैं ये भेदभाव आधारित भी व्यवस्था है, जहां अलग अलग वर्णों को लेकर भेदभाव शुरू हो जाएगा आगे के काल में, तो वो इसकी आलोचना का भी कारण होगा। आगे लिखें आप। संस्कार, संस्कार देखें, संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धता, पवित्रता,
या परिष्कार, या परिष्कार, है ना। अब तो एक रास्ता बता दिया गया आश्रम में। अब उस आश्रम में अलग अलग समय के लिए बहुत सारे संस्कार भी हैं। कहीं पे 40 है, कहीं पे 40 से ज्यादा है, कहीं पे 16 प्रमुख संस्कार हैं, है ना। ऐसे करके मतलब समय समय पे व्यक्ति को उन संस्कारों पे मतलब अमल करना चाहिए, है ना। लिखें आप अगला पॉइंट, संस्कार का शाब्दिक अर्थ हमने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप कि उत्तर वैदिक साहित्य एवं परवर्ती साहित्य में बड़ी संख्या में संस्कारों का उल्लेख, बड़ी संख्या में संस्कारों का उल्लेख, संस्कारों का उल्लेख लिखें आप इसमें, जैसे उपनयन, उपनयन कौमा विवाह, कौमा अंतिम संस्कार या दाह संस्कार, ठीक है। उपनयन के बारे में हमने आपको बता ही दिया। आपको क्या होता था, शिक्षा की जो शुरुआत होती थी औपचारिक तौर पे। और विवाह उस दौर के ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाह के उल्लेख मिलते हैं। 8 प्रकार यानी जो 8 तरीके प्रचलित हैं समाज में। जैसे एक तरीका ये हो गया कि जो वधु पक्ष होते हैं वर का चयन करते हैं, ठीक है। फिर विवाह तय होता है, फिर वर बारात लेकर के आते हैं, और जो मंत्र वगैरह होता है, जो 7 फेरे होते हैं, जो 7 वचन वगैरह की बात की जाती है, वो सब लिए जाते हैं। मतलब वैदिक संस्कृति की बात करें तो हम, ठीक है। क्लियर, एक बात ये हो गया। ऐसे ही जैसे ब्रह्म, इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। ब्रह्म, प्रजापत, आर्ष, देव, असुर, राक्षस, पिशाच, गंधर्व। गंधर्व विवाह का उल्लेख मिलता है उस समय समाज में भी। जैसे आज प्रेम विवाह की बात की जाती है, वैसे उस समय गंधर्व विवाह का उल्लेख मिलता है। और जो बहुत सारी जो सामाजिक विकृतियां आज भी हमें दिखती हैं समाज में, है ना। जैसे कोई किसी का किडनैप कर ले रहा है ना, कोई किसी को बहला फुसला ले रहा है, मतलब, ठीक है। उन सब के लिए अलग अलग टाइप, कहीं पे पैशाच, कहीं पे राक्षस, जो मानव वृत्ति होती है, उन सब का उल्लेख है उस दौर के समाज में। और आज के समाज में इस मामले में कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा, जो विवाह के टाइप्स के उल्लेख होती है, ठीक है। अंतिम संस्कार के बारे में जो तौर तरीका होता है वही कि भाई जलाने के बाद अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी विविधताएं आ जाएंगी जब व्याख्याएं इसकी बढ़ेंगी। तो हिंदुस्तान में अंतिम संस्कार में इतनी विविधताएं हैं, ठीक है। अंतिम संस्कार में बहुत सारी विविधताएं हैं अंतिम संस्कार में हिंदुस्तान में। आप अपने आसपास केवल देखोगे ना, 10-20 किलोमीटर में ही, 50 किलोमीटर में आपको विविधताएं। पर दाह संस्कार होता है तो समय के साथ साथ स्थानीय तत्व जुड़ जाते हैं उसमें। बहुत सारे संस्कार हैं, जैसे हम लोग स्टडी मटेरियल में भी नाम दे रखा है। जैसे गर्भ धारण करने को भी एक संस्कार माना गया है। 3 महीने पे, 6 महीने पे बच्चे का जन्म हुआ तो जब माता से बच्चे को अलग किया जाता है तो वो भी एक संस्कार के तौर पे। बच्चे का जो नाम रखा जाता है, जैसे आज भी देखोगे आप, जो बच्चे का जन्म होता है कुछ समय के बाद उत्सव मनाया जाता है अलग अलग क्षेत्र में अलग तरीके से, उसको भी संस्कार के रूप में उल्लेख किया गया है। बच्चे को जो पहली बार भोजन कराया जाता है वो भी संस्कार के रूप में उल्लेख है। जब घर से बाहर निकाला जाता है उसका भी संस्कार के रूप में उल्लेख है। जब घर से बाहर निकाला जाता है तो उसका भी संस्कार के रूप में, है ना। तो इसमें यह होता था कि उसके लिए एक पूजा पाठ का तरीका होता था, रिश्तेदार संबंधी वगैरह आते थे, ब्लेसिंग्स देने की परंपरा जो होती है ना, मतलब जैसे हम आशीर्वाद देने की परंपरा, मतलब एक उत्सव का माहौल भी हो रहा है उसमें, मतलब, ठीक है। उसके साथ साथ जो मंत्रोच्चारण वगैरह, उसमें अच्छी अच्छी बातें, मतलब भाई आप लोग
ऐसा सोचिए कि भाई बच्चा जो है इन सब गुणों से युक्त होगा, ये धारण करेगा, तो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं एक तरह से, मतलब फिर भोजन वगैरह का आयोजन किया जा रहा है, उसमें खान पान हो रहा है। तो एक तरह से देखोगे जो संस्कार होते थे ना, मतलब एक तरह से सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाना, ठीक है, लोग मिलके दुआ कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा मनोरंजन भी हो गया, आप लोग मिल रहे हैं, अच्छे व्यंजन वगैरह भी हो गए उसमें, ठीक है। तो इस तरह से जीवन को एक उत्सव के रूप में देखा जा रहा है। और अंतिम संस्कार में भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, दुख को बांटना, इन सबको जो संस्कार की कैटेगरी दी गई, तो ऐसा भी नहीं कि एकदम, देखो एक क्या होता है कि जो चीजें प्रचलित होती हैं हमें उसके बारे में नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं ये समाज को बांधना, परिवार को बांधना, प्रार्थना तो हमेशा से महत्वपूर्ण है ही समाज में, क्या जिस रूप में हो, ठीक है। तो चारों आश्रम, मतलब खास करके पहले 2 आश्रम में भरे पड़े हैं संस्कार, ठीक है, जो बात की जाती संस्कारों की, है ना। क्लास को यहीं पे रोकूंगा मैं अभी। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, क्लास को यहीं पे रोकेंगे और फिर अभी आज ब्रेक के बाद कोई क्लास होगी नहीं आपकी, है ना। इन्फॉर्मेशन है क्या आपको? नहीं है ना, तो मैं अब इन्फॉर्म कर दे रहा हूं आपको। पर्सनल रीजन से मुझे क्लास ऑफ करना पड़ रहा है, ठीक है ना। हाँ, मैं क्लास यहीं पे अब ऑफ हो रही है आपकी। अब आज मेरी क्लास अभी नहीं होगी, अब नेक्स्ट वीक में जब जो प्लान आएगा उस हिसाब से फिर क्लास होगी, ठीक है ना। थैंक यू एंड सी यू। मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में वैदिक काल जो है आपका, ये तो है ही, जो एक हैंडआउट दिया होगा ना वैदिक साहित्य पे, वो निकाल लीजिएगा आप लोग, अपने पास रखिएगा पेज के रूप में। और फिर बुद्ध काल पे बात करेंगे अगली क्लास में हम, ठीक है। थैंक यू।